जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहते हैं। उनको किसी धर्म परम की जरूरत नहीं। कोई अंकराचार्य शंकराचार्य आदिवासियों को नहीं समझा सकता। हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति ने बुद्ध को निर्माण किया, हमारी संस्कृति ने पैगंबर को बनाया, हमारी संस्कृति ने जीसस को बनाया। इस देश का इतिहास है कि यहाँ सांस्कृतिक व्यवस्था को खत्म करके ही धार्मिक व्यवस्था की स्थापना हुई है। अगर आदिवासी की पहचान खत्म हो जाएंगी तो यहाँ के ओबीसी की, एससी की, अल्पसंख्यकों की, मराठाओं की ये पहचान खत्म हो जाएगी। जिस दिन आदिवासी वनवासी होगा उस दिन ये लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। आप एक राष्ट्रद्रोही कर रहे हैं। इस देश की मूल संस्कृति को अगर आप नष्ट कर रहे हो, इसका मतलब इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह हो ही नहीं सकता। जो इस देश के मूल मालिक हैं उन्हीं को अनदेखा किया गया, उनको मानव तुल्य संज्ञा दी जा रही है। उनको वनवासी बोला जा रहा है, उनको जंगली बोला जा रहा है। जंगल आदिवासियों के आज तक के एक आदमी को आर्य मशीन की ये रिकॉग्निशन नहीं मिला। कोयला आदिवासियों की जमीन पे होता है, एक भी आदमी का कोल माइंस नहीं है। मिनरल्स आदिवासियों की जमीन पे होता है, एक भी आदमी के माइंस नहीं है आदिवासियों की। आप देख लीजिए, पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन आदिवासियों का है। अब उस पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर डाला कि जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उसको संस्कृत में ये लोग ये करते हैं, जबकि वो ट्राइबल लैंग्वेज में होनी चाहिए। रामदेव बाबा को क्या मालूम है मेडिसिन्स के बारे में? उनको एक ये तो धंधे करने वाले लोग हैं। देश में एक ऐसा तबका जिसका अगर नाम लिया जाए तो उसी नाम के साथ कुछ अधिकार, कुछ हक को जोड़ दिया जाता है, जो उसको आमतौर पर तो अभी नहीं मिल रहे हैं। अगर जैसे अधिकार बोले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कई मूलभूत ऐसे अधिकार हैं। 9 अगस्त आदिवासी दिन के रूप में फ़िलहाल समुदाय उसको सेलिब्रेट करता है, लेकिन भारत सरकार ने उसको अभी कोई ऐसा रिकग्निशन नहीं दिया है। आमतौर पर आदिवासियों की बात अगर करें तो बहुत सी चीज़ें उससे जुड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश पेंदाम जी है, जो खुद आदिवासियों की लड़ाई को अभी लड़ रहे हैं, सड़क से लड़ रहे हैं, हर एक तौर पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। उनसे बात करेंगे। बात हम आदिवासियों की करते हैं, भारत का एक मूल अंग है, उसको पहचाना जाता है। सामाजिक तौर पर आज के दौर में अगर उसको देखें तो कई चीज़ों का जो है, चीज़ों को बदलने के प्रयास कई जगह से किए जा रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं और कल का दिन उसी रूप में आधारित है? देखिए, ये जो भारत है जिसको आप देश बोल रहे हैं, ये देश तभी आप बोल सकते हो कि देश की संकल्पना आप जमीन पे करते हो। इस जमीन का मूल मालिक आदिवासी है जिसको भारत बोल रहे हैं। और सिंधु सभ्यता जो थी वो आदिवासियों के नेतृत्व में खड़ी हुई सभ्यता थी। उस वक्त आदिवासी देश का पहला आदमी था। वर्तमान में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थिति में देश का आखिरी आदमी बन गया है। और इसके पीछे एक षड्यंत्र है। इस देश में 4000 साल से जो संघर्ष हो रहा है वो बुनियादी संघर्ष संस्कृति का और जमीन का संघर्ष था। और ये संस्कृति और जमीन का संघर्ष निरंतर अगर कोई कौम लड़ रही है पूरे विश्व में तो भारत के आदिवासी लड़ रहे हैं। और भारत के आदिवासियों को हर बार उनके खिलाफ में षड्यंत्र किया गया है। आप रामायण महाभारत देख लीजिए, आप वेदों में देख लीजिए, उसके अवशेष मिलते हैं। वो आदिवासियों के ग्रंथ नहीं हैं, वो आदिवासियों के ग्रंथ नहीं हैं। वो ग्रंथों में आदिवासियों के गुलामी के अवशेष मिलते हैं। आदिवासियों को दास, दस्यु, वानर, असुर, भूत, पिशाच, ऐसे कई नामों से इन्होंने पुकारा। आप देखिए, भूत को मारने पर भारत में किसी आदमी को कभी फांसी हुई तो देख लीजिए आप। असुरों को मारने से किसी को कोई दंड मिला क्या, वो देख लीजिए आप। ये ग्रंथों को पढ़ लीजिए आप। क्रिमिनल ट्राइब बोला आदिवासियों को। क्रिमिनल ट्राइब को मारने पर कभी किसी को सजा हुई क्या भारत के इतिहास में, वो देख लीजिए आप। इसके पीछे का एक षड्यंत्र है और ये मनुवादी षड्यंत्र है। और आज भी आदिवासियों को वनवासी बनाने का एक बहुत बड़ा प्लानिंग चालू है। ये जो 9 अगस्त का प्रोग्राम है, ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम मना तो रहे हैं, पिछले 20 साल से भारत में हम लोगों ने हमारे मूवमेंट के माध्यम से इसको चालू किया, लेकिन अफसोस इस बात का है
कि भारत सरकार परमिशन देती है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने का, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक के यूनाइटेड नेशंस में आदिवासियों को रिकॉग्नाइज नहीं किया, भारत के आदिवासियों को, उनको संबोधित नहीं है कि यस ये आदिवासी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी मूल निवासी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला है कि भाई मैं जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब बोल रहा हूँ, इसका मिस इंटरप्रिटेशन बहुत बुद्धिजीवी कर रहे हैं कि भाई भारतीय संविधान में आदिवासियों को परिभाषित नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है। वो एक लीगल टर्मिनोलॉजी थी, ये समूहवाचक शब्द है जिसको शेड्यूल ट्राइब बोला गया, और ये आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए उपयोग में लाया हुआ शब्द है, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि आदिवासी जिनको बोल रहे हैं हम, उनको कानूनी दायरे में लाने के लिए उनको अनुसूचित करके उनको ट्राइब इसलिए बोला गया है कि ट्राइब, ये डेफिनेशन ही ट्राइब की ये होती है कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु आर फॉलोइंग इक्वल कल्चर, इक्वल उनकी कंडीशन रहेंगी, इक्वल लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज, यानी समान संस्कृति, समान भाषा और समान अर्थव्यवस्था और समाज जीवन का जो कंसेप्ट है, जिसको आप लोग सामाजिक जीवन का जो कंसेप्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राइब बोला गया है। और भारत के आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए ये टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासियों को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। हमारा ऐसा कहना है, अगर परिभाषित नहीं किया गया होता तो भारत प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आदिवासियों को डिफाइन नहीं किए, आदिवासियों को परिभाषित नहीं किए। ये एक मनुवादी चाल है। सच्चाई ये है कि आप प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब ने आदिवासियों को एबोरिजिनल बोला, बाबा साहब ने आदिवासियों को डिफाइन किया, बाबा साहब ने। अब वो प्रॉब्लम ऐसी है कि भारत के संविधान में ये सब चीज़ों पर बात करना, आदिवासी पूरे आज़ादी से लेकर अभी तक नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। इसलिए हम ऐसा आरोप लगाते हैं कि आदिवासियों को एक षड्यंत्र के तहत आउट ऑफ नेशनल फ्लो रखा गया है, यानी राष्ट्रीय प्रवाह के बाहर रखा गया है। और उनके हालात आज आप देख लीजिए कि जो इस देश का मालिक है उसको रहने के लिए घर नहीं है, वो अभी भी तन्नस के इसमें रहता है, उसके बदन पे कपड़े नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, लेकिन बाजू में मशीन गन लेकर वो उस एरिया में आदमी मिलिट्री दिखती है आपको। कारण क्या है? इसलिए क्योंकि जो आदिवासियों की ज़मीन है, उन ज़मीनों पर माइनिंग्स है, मिनरल्स है, उन ज़मीनों पर पानी है, खनिज है, खदान है। कोयल माइंस भारत का आदिवासियों के भरोसे चल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत का आदिवासियों के भरोसे चल रहा है। आज जितनी मेडिसिन्स थी वो पूरी मेडिसिन्स को इन्होंने बैन कर दिया। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे सर्वाइवल के जितने रिसोर्सेज थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। आज हमारा आदमी अपने ही गांव में अच्छे से नहीं रहता है, कभी वो पुलिस से डरता है, कभी नक्सलवादियों से डरता है। यह हालत में आज भारत का आदिवासी है। और उससे भी बुरे हालात ऐसे हैं कि आदिवासियों के पास काम नहीं है, उनके क्षेत्रों को बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। कोई ऑफिसर अगर गलत काम करता है तो उसको सज़ा देते हैं, गढ़चिरौली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी गढ़चिरौली ये जो है ये कैद खाना है, वहाँ आदमी नहीं रहते हैं। अगर किसी ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी वहाँ सज़ा देना है उसको, तो गढ़चिरौली में भेज दो। जब ऑफिसर के लिए अगर वो पनिशमेंट है तो वहाँ तो लाखों आदिवासी रह रहे हैं, उनको तो वैसी पनिशमेंट है, हम तो वैसी प्रिजन में हैं। हमारे लिए जो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, ये नई बात नहीं है। हमको तो ऑलरेडी सोशल आइसोलेशन में रखे हैं इन्होंने, आदिवासियों को कंप्लीट सोशल आइसोलेशन में रखे। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? 20 लाख लोग आज भारत के प्रभावित हुए कोविड-19 से, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। हम बता रहे हैं कम से कम 70 लाख आदिवासी आज इनके सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन से प्रभावित हुए। खाने को मोहताज है वो लोग, उनके पास काम नहीं है। वो कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली है। और आदिवासी क्या, दलित है, ओबीसी है, बाकी और भी समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण भी हो सकता है, मजदूर, तो उनके भी हाल आप देख लीजिए क्या हाल हुए। तो ये आज का जो कल जो हम लोग 9 अगस्त का जो दिन मना रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं भारत के आदिवासियों के बारे में एक बार ये सरकार जागे और भारत के आदिवासियों को मूल निवासी मान्यता दे, यूनाइटेड नेशंस में इसका डिक्लेरेशन करे। आदिवासी मूल निवासी होने से बाकी लोगों को क्या तकलीफ है इसमें?
आप आरएसएस का मूवमेंट देख लीजिए, आदिवासियों को आदिवासी बोल के नहीं चला रहे, वो वनवासी बोल के चला रहे। क्यों डर रहे हैं? क्या बात है? आपको किस बात का डर है? आपको ऐसा लगता है कि आदिवासी मूल निवासी घोषित हो गए, आदिवासी को आदिवासी बोलेंगे तो हम बाहर के आ जाएंगे, हमको ये लोग आर्य बोलेंगे। ये बेसिक कन्फ्लिक्ट जो है संस्कृत वर्सेस संस्कृति का है। जो संघर्ष है ये संस्कृत और संस्कृति का संघर्ष है। भारत के जितने दलित, ओबीसी, मराठा, अल्पसंख्यक, ये आदिवासियों के वंशज है, ये आदिवासियों के मूल से बाहर आए हैं। इनका डेवलपमेंट हुआ, ये नेशनल फॉर्म में आए, आज भी बैकवर्ड है, उनके भी हालत ख़राब है। लेकिन सबसे ज़्यादा बदतर हालत जो है वो नोमैडिक ट्राइब का देखिए, घुमंतु जमात की हालत देखिए आप, सबसे ज़्यादा बदतर आदिवासियों की हालत है। मैं आज के दिन मैं आप लोगों से इतना ही बताना चाहूँगा कि आप देखिए, जो भी गैर आदिवासी आदमी आदिवासी बैकवर्ड बेल्ट में गया उसका विकास हो जाता है, उनके बारे में उनको प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन आदिवासियों के बारे में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं जो देख रहा हूँ, मैं बाबा आमटे जी को काफ़ी नज़दीक से देखता था। उनकी फैमिली को लोग देखते थे कि भाई वो हेमलकशा में गए और वहाँ पर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डाला। आज वहीं से उनको विश्व स्तर पे प्रसिद्धि मिली है, उनके डेवलपमेंट्स हो गए, उनके पास लैंड्स बढ़ गई, उनके पास पैसा बढ़ गया। लेकिन उनका डेवलपमेंट उन क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन वहाँ के आदिवासियों का डेवलपमेंट इसी स्टेट में, इसी व्यवस्था में क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन है। हम चाह रहे हैं जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, आदिवासी कोई हिंदू नहीं है, आदिवासी किसी धर्म का हो नहीं सकता। आदिवासी हिंदू हो सकता है लेकिन हिंदू आदिवासी नहीं हो सकता, ये याद रख लीजिए आप। आदिवासी क्रिश्चियन हो सकता है, क्रिश्चियन आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी मुस्लिम हो सकता, मुस्लिम आदिवासी नहीं हो सकता। आदिवासी एक अलग सब्जेक्ट है, इस देश की मालकियत का सब्जेक्ट है। वो ही इज़ नॉट ए कॉमन, उसको आप नागरिक नहीं बोल सकते हैं, वो मालिक है इस देश का। तो ये ओनरशिप की जो बात है, हमारे क्षेत्रों में हमारी जल जमीन जंगल पे हमारा अधिकार रहना चाहिए, ये बेसिक लड़ाई है। और ये हमारी आखिरी जनरेशन द्वारा की जाने वाली आखिरी लड़ाई है, आखिरी जनरेशन को बचाने वाली लड़ाई है ये। और हम इसको एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डेमोक्रेटिक फ्रेम में, पूरे लोकतांत्रिक फ्रेम में, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम लोकतांत्रिक फ्रेम में इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे देश भर में ये आंदोलन चला रहे हैं। एक तरफ देखा जाए कि आदिवासियों की जो समस्या है वो काफ़ी जटिल है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर आपको विरोध करना है उस ताकतों का जो मनुवादी बोल सकते हैं, खुद को मनुवादी बोलते हैं, एक संस्कृति के दौर में वो अभी देश में पैर पसार रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि आज तक तो आदिवासी हो या अदर कोई अल्पसंख्यक समुदाय हो जिसका पॉलिटिकली सिर्फ वोटों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अब आपकी समस्याओं को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप देना है, तो आपकी लड़ाई किस ओर जानी चाहिए? देखिए, हमने दो तीन प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम यहाँ के अल्पसंख्यक दलित, बहुजन, मराठाओं को हम समझा रहे हैं कि आप आदिवासियों की पहचान को खड़े होने में मदद कीजिए। ये खतरा इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में अगर आदिवासी की पहचान ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ के ओबीसी की, एससी की, अल्पसंख्यकों की, मराठाओं की ये पहचान खत्म हो जाएगी। जिस दिन आदिवासी वनवासी होगा उस दिन ये लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। इसलिए हम लोग आपस में एक समन्वय स्थापित करके इन लोगों में भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आप आदिवासियों के ही वंशज हो, आप भूलिए मत। आप आदिवासी जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहोगे, इस देश के प्लेटफॉर्म पे रहोगे। आपकी धार्मिक आइडेंटिटी में आप कहीं नज़र नहीं आओगे, कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये इनके अधिकारों को कोई साउंड नहीं है। तो आज की ज़रूरत है कि इस देश में अगर सही बात सामने आए उसके समर्थन में सब लोगों ने खड़े होना चाहिए। और ये हम लोग प्रचार और प्रसार के माध्यम से गांव-गांव, जंगल-जंगल, आज हम लोगों ने 11 स्टेट्स में ये काम शुरू कर लिया। हमारे समर्थन में अभी कई देशों के भी लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में बहुत बात हुई। अफसोस इस बात का है कि भारत सरकार ने आज तक के इस बात का क्लियर ये नहीं किया। भारत के संविधान की सबसे सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यस, ट्राइब्स आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द कंट्री, दे शुड
every citizen of the country should give respect to them for their first citizenship. They are the first citizens of this country. ये जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था बोलती है, बावजूद उसके उनको मान्यता नहीं मिलती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा माहौल रहा तो इस देश में दूर नहीं है वो दिन जब एक अलग टाइप का माहौल बन जाएगा, सब तरफ लोगों में एक असंतुष्ट पैदा होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद अगर भारत सरकार को अब कोई तकलीफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, सब बोल रहे हैं, खुद भारत सरकार इन सब चीज़ों को समझ रही है, बावजूद उसके नहीं बोल रहे, ये एक बहुत बड़ा दुखदायी बात है। क्योंकि ये फिर से एक रिसाइकल होता है, किसी भी संघर्ष का एक रिसाइकल होता है, फिर से सांस्कृतिक अब ये हो रहा है। अगर ये रिसाइकल एंटी क्लॉकवाइज चला तो फिर ये देश में सांस्कृतिक संघर्ष की पार्श्वभूमि खड़े होंगी जो राष्ट्रीयता को ख़त्म कर सकती है। जिस टाइप की राष्ट्रीयता की बात, धर्म प्रेरित राष्ट्रीयता की जो बात कर रहे, ये भारत का कल्चर ही नहीं था। यहाँ तो जब धर्म नहीं थे तब संस्कृति थी, जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहते हैं। इन सब चीज़ों की वास्तविकता को समझने के बावजूद अगर आप उसको नकार के काम कर रहे हैं तो भारत के साथ भी आप गद्दारी कर रहे हैं, आप एक राष्ट्रद्रोही कर रहे हैं। इस देश की मूल संस्कृति को अगर आप नष्ट कर रहे हो, इसका मतलब इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र में ये राष्ट्रद्रोह है कि आप भारत की मूल संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हो। वाई यू आर नॉट कॉलिंग देम एज ए आदिवासी? आप उसको मूल निवासी क्यों नहीं बोल रहे हो? आप उसको वनवासी बोलने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? क्या बोलना चाहते हो आप? अरे जंगल में शेर रहता है, सुअर रहता है, आदिवासी रहता है। ये मानववाचक शब्द है कि प्राणीवाचक शब्द है? ये पुनर्वृत्ति है, वो जो रामायण महाभारत और वेदों की पुनर्वृत्ति है। ये जो वनवासी शब्द वापर रहे, वनवासी शब्द में और असुर शब्द में कोई फ़र्क नहीं है। ये यानी ये प्राणीवाचक शब्द हो गया। वैसे ही हमको पहले असुर बोलते थे, हमको भूत बोलते थे, पिशाच बोलते थे, राक्षस बोलते थे। राक्षस और वनवासी में क्या फ़र्क है बताइए मेरे को? दोनों एक जैसी शब्द है। जानवर को मारने से कोई अपराध नहीं होता है, वैसे राक्षस को मारने पर कोई अपराध नहीं होता था। लोगों को राक्षस को मारने पर उसको बहुत बड़ी वीरता की पदवी मिलती थी। राक्षस थे कौन? आदिवासी थे ना। यानी आदिवासियों को मारने का लाइसेंस, क्रिमिनल टाइप बोलकर भी आदिवासियों को ही आप लोगों ने मारे। तो ये बेसिक चीज़ है। इस पर जयपाल मुंडा ने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला, खुल के बहस हुई इस पर और इसको माना गया। कॉन्स्टिट्यूशन में वनवासी शब्द को विरोध किया गया, उसको ये किया गया, अमेंड किया गया कि नहीं, वनवासी नहीं बोला जाएगा। केवल आदिवासियों को डिफाइन करने के लिए, उनको लीगल अरेना में लाने के लिए, लीगल फ्रेम में लाने के लिए शेड्यूल ट्राइब शब्द यूज़ किया। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल ये है ड्राफ्ट, उसमें आदिवासियों को एबोरिजिनल करके बाबा साहब ने संबोधित किया था। और ये लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई इसके बाद कोई डिबेट नहीं हुई, इस पर शेड्यूल ट्राइब के, इस पर आदिवासियों पर सिक्का मार दिया गया। ये गलत हुआ है, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं है। हिस्टोरिकल ट्रूथ इससे ज़्यादा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और ये हमारी आने वाली जनरेशन को समझना पड़ेगा कि अगर इस देश में ज़िंदा रहना है, आपके पास अगर रिजर्वेशन नहीं है तो आप क्या करोगे बताइए? आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी कि आप सर्वाइव कैसे करेंगे। भारत के 6.5 करोड़ आदिवासी मजदूरी का काम करते हैं। अब मजदूरी का भी काम नहीं मिलेगा उनको, वो सर्वाइव कैसे करेंगे? इस व्यवस्था का सबसे आखिरी काम यानी मजदूरी है। अगर वो मजदूरी को भी रिकग्निशन नहीं मिला, संडास साफ करने के काम को गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बनाया गया, गड्ढे खोदने के काम को गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा नहीं बनाया गया, अगर वो काम उनको नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? इसका कोई ब्लूप्रिंट इनके पास में नहीं है। आदिवासियों को एक नेग्लेक्टेड क्लास बना दिया गया है। जो इस देश के मूल मालिक हैं उन्हीं को अनदेखा किया गया है, उनको मानव तुल्य संज्ञा दी जा रही है, उनको वनवासी बोला जा रहा है, उनको जंगली बोला जा रहा है। ये एक बहुत दुखदायी बात है। जब जब ऐसी मूवमेंट चलती है और उसके खिलाफ में जब लोग उठेंगे तो इस देश में कल हो सकता है एक बहुत बड़े सांस्कृतिक संघर्ष की तरफ देश चले जाएगा। और इसके लिए जवाबदार यही लोग रहेंगे जो लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। तो भी हमारी एक अपील है, गवर्नमेंट से अपील है कि आप यूनाइटेड नेशंस में आदिवासियों को मान्यता दें। और आदिवासी देश के किसी भी कोने का आदिवासी, आरएसएस में भी काम करने वाला अगर आदिवासी होगा तो ऊपर से नहीं अंदर से बोलता है वो कि यस आई एम ओनर ऑफ दिस कंट्री। उसकी आइडेंटिटी को आप डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उसको 5,000 रुपये देकर आप खरीद नहीं सकते। वो काम कर रहा है आपके साथ, मजबूर है।
आपके साथ दिल से नहीं है, वो दिमाग से भी नहीं है उसकी मजबूरी है। आदिवासी मजबूर भी है, मजदूर भी है, और उससे भी अलग अभी एक अवस्था उसके सामने आ गई कि काम ही नहीं है, अब यूजलेस सेक्टर हो गया है आदिवासी। तो उसका इन लोगों ने पर्यायी मानव के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। किसी को खून होना तो आदिवासी का ले ले, किसी को किडनी होना तो आदिवासी के ले ले, आंखें होना तो आदिवासी का ले ले, जमीन होना तो आदिवासियों को ले ले, बेटियां होना तो आदिवासियों के ले ले, गाँव होना तो आदिवासियों का ले ले, सर्टिफिकेट होना तो आदिवासियों का ले ले, रिजर्वेशन होना तो आदिवासियों का ले ले। इस टाइप का एक उनका यूटिलाइजेशन है। ये उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसका लोकतांत्रिक, उसके जीवन का लोकतांत्रिक मूल्य ख़त्म हो गया है। ऐसे सेक्टर का जो भारतीय व्यवस्था का, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का सबसे आखिरी आदमी है, और वो पहला आदमी था, ये सच है, उसके इतिहास को दबाना ये एक मानव अधिकारों का उल्लंघन है, ये राष्ट्रद्रोह भी है। तो आदिवासियों को यूनाइटेड नेशंस में मूल निवासी की, आदिवासी का रिकग्निशन मिलना चाहिए। ये न्याय सिद्ध होगा अगर सही में गवर्नमेंट न्याय देना चाहती है आदिवासियों को। तो आदिवासियों की समस्याओं को लेकर इतना बड़ा आपने खेद जताया फिलहाल, तो इसका सीधा जो संघर्ष है, आपने बताया धर्म और संस्कृति की जो बातें करते हैं, खुद को ठेकेदार समझते हैं, आरएसएस का खुले तौर पर आपने नाम लिया है, आगे चल के ये संघर्ष कितना बड़ा हो सकता है आपके रूप से? देखिए, अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि आप वनवासी बोल के उसको एक किताब दे रहे हो, वनवासी बोल के उसके पेट में 10 साल तक की रोटी देते हो आप, यानी पहली से 10वीं क्लास तक के जब आप उसको पढ़ाते हो तो गवर्नमेंट के फंड पे पढ़ाते हो आप, और उसको वनवासी, उसके माइंड को चेंज कर रहे हो। लेकिन एक बात है, आप सब बदल सकते हो, उसका डीएनए नहीं बदल सकते। ये मेरा ब्लड लेके भी आपका डीएनए नहीं बदलने वाला, आप मेरा ब्लड भी ट्रांसफ़र करोगे तो डीएनए नहीं बदल सकते। तो आदिवासी को जो डीएनए है वो प्योर है, और वो डीएनए से जो जो मैच होगा, जो जो सेक्टर के डीएनए मिलेंगे, वो इस देश में उसका मालिक रहेगा। रही बात आरएसएस जैसे बड़े संगठन, जो बुद्धिजीवियों के संगठन ऐसा बोला जाता है, सब लोगों में एक आदर्श फैला रहे, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आप एक ऐसे बीज को डाल रहे हो जो आपकी जड़ें समाप्त करेगा। सिंधु संस्कृति का जो इतिहास रहा है, वो साइकिल अगर गलती से उल्टा है तो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएंगी, आपस में भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये आरएसएस का जो गेम प्लान है आदिवासियों के संबंध में, वो क्लियर नहीं है। इस देश का धार्मिक बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम नाम पे बंटवारा हुआ, लेकिन उस वक्त अगर जमीन का बंटवारा होता तो कितना मिलता आदिवासियों को? आधा भारत आदिवासियों के फेवर में रहता, दलित आदिवासी राज्य बन जाता इस देश में, बहुजनों का राज्य बन जाता इस देश में। जमीन का बंटवारा नहीं किए, देश नाम की चीज़ है, वहाँ जमीन गायब है, देश नाम की चीज़ का बंटवारा आपने हिंदू मुस्लिम में कर डाले। ये षड्यंत्र है, ये छद्म राष्ट्रवाद बोलते हैं इसको, सूडो नेशनलिज्म। ये सूडो नेशनलिज्म के गेम में कोई फंसने वाला नहीं है। अभी देखो, शरद पवार ने हमारे कॉन्फ्रेंस में आके डायरेक्टली बोला कि यस, आदिवासियों को रिकग्निशन मिलना चाहिए, खुल के आए। पहली बार किसी नेता ने अभी बोला है नेशनल पॉलिटिक्स में कि यस, आदिवासियों को रिकग्निशन मिलना चाहिए, ये सब्जेक्ट हमसे छूट गया। जब वैसे पॉलिटिशियन, सीनियर्स पॉलिटिशियन आज एक्सेप्ट करने लगे तो इनको मानने में क्या प्रॉब्लम है? कोई बात ही नहीं करना चाहता आदिवासियों को, कोई सीरियस नहीं लेना चाहता। आदिवासी क्षेत्रों की हालत कश्मीर से ज़्यादा तकलीफ वाले हैं। जितने आदिवासी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, या तो वहाँ कुपोषण है या नक्सलवाद है। अब आदिवासियों में एक प्रथा शुरू हो गई कि बच्चों को बेच रहे हैं, बच्चों को तक बेचना पड़ रहा है उनको जिंदा रहने के लिए। तो ये इतनी भयानक अवस्था, इतनी दयनीय अवस्था किसने लाई? कौन है इसके लिए जवाबदार? ये बोल के कि भाई कांग्रेस ने करी, इसने करी, मैं उन बातों को ये नहीं करता। ये बात सही है कि कांग्रेस के भी लोगों ने आदिवासियों का उपयोग किया, इन्होंने कम शोषण नहीं किया आदिवासियों का। लेकिन वो अगर चोर है तो आप डकैत है। आप लोगों ने भी वही काम किया। जो लोग पहले कांग्रेस में थे अभी बीजेपी में है, माइंड वही है, उसी माइंड सेट से काम कर रहे हैं, बिजनेस भी वही है। जंगल आदिवासियों के, आज तक के एक आदमी को आरए मशीन की ये रिकग्निशन नहीं मिला।
कोयला आदिवासियों की ज़मीन पे होता है, एक भी आदमी का कोल माइंस नहीं है। मिनरल्स आदिवासियों की ज़मीन पे होता है, एक भी आदमी के माइंस नहीं है आदिवासियों की। आप देख लीजिए, पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन आदिवासियों का है। अब उस पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर डाला कि जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उसको संस्कृत में ये लोग ये करते हैं, जबकि वो ट्राइबल लैंग्वेज में होनी चाहिए। रामदेव बाबा को क्या मालूम है मेडिसिन के बारे में? उनको एक ये तो धंधे करने वाले लोग हैं। 4 आने रुपये, 4 आने किलो से आदिवासियों से 8 आने में किलो भर वो लेकर, आंवला लेकर उसको मार्केट में उसका जूस निकाल के 25 रुपये में बेच रहे हैं। इसका फ़ायदा आदिवासियों को कहाँ से हो गया? उनका माइंड ही नहीं ये सेट हुआ है। आदिवासी भोले भाले हैं, अभी भी उनका जो ग्रोथ है, यानी उनमें षड्यंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो बहुत प्योर हार्टेड है। उनको किसी धर्म परम की ज़रूरत नहीं। कोई अंकराचार्य शंकराचार्य आदिवासियों को नहीं समझा सकता। हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति ने बुद्ध को निर्माण किया, हमारी संस्कृति ने पैगंबर को बनाया, हमारी संस्कृति ने जीसस को बनाया। ये यहीं से निकले हैं। और हमारे लोगों में एक अलग टाइप का ये है, आदिवासियों का कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। कोया कल्चर रहे, हाँ ये बात अलग है। अभी कुछ लोग बहक कर आदिवासी ऐसे आरएसएस के बहकावे में आकर कोई गोंडी धर्म, मुंडा धर्म, ये धर्म, वो धर्म के बातें कर रहा है। आदिवासियों का रियल यानी उनका जो धार्मिकीकरण है वो शुरू हो गया है। जैसे जैसे धार्मिकीकरण होता है, उनके कल्चर पे वार होता है, उनकी संस्कृति खत्म होती है। इस देश का इतिहास है कि यहाँ सांस्कृतिक व्यवस्था को ख़त्म करके ही धार्मिक व्यवस्था की स्थापना हुई है। ये जो बुद्ध को धर्म बनाने का भी बौद्ध धर्म की कंसेप्ट ले रहे हैं, एक्चुअली वो धम्म की कंसेप्ट है, वो ट्राइबल कंसेप्ट है। लेकिन उसका आदिवासीकरण करने के बजाय उसका धार्मिकीकरण कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। मूल रूप में अगर आप अपने मूल में जब आके देखोगे तो आपको आदिवासी कल्चर के अलावा कोई पर्याय नहीं है। उससे बड़ी चीज़ साइंटिफिकली सोचते आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग पे काम करने वाले जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोल दिया है कि आपके पास केवल आदिवासी लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आप आदिवासी लाइफस्टाइल को नहीं मानोगे तो पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग होगी, मानव जीवन ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो आदिवासी कल्चर का इंपॉर्टेंस आप साइंटिफिकली भी समझो। उस कल्चर की, जिस कल्चर की आज पूरे विश्व को ज़रूरत है, उसको आप डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, उसका खच्चीकरण करने की बात कर रहे हैं, उस पर वार कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान रहे, उनकी बात को सामने लाया जाए, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को सामने लिया जाए। इसमें किसी का कोई घाटा नहीं है। आदिवासी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आदिवासी क्षेत्र में मंदिर भी गए, पंडित भी गया, चर्च भी गए, सब मस्जिदें भी लग गई आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके कल्चर में नहीं है वो। लेकिन ये बोल देना कि मंदिर में आदिवासी आ गया तो वो हिंदू हो गया, मस्जिद में आदिवासी आ गया तो मुसलमान हो गया, चर्च में आदिवासी आ गया तो क्रिश्चियन हो गया, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। आप इस देश में धर्म ले सकते हो, धर्म ग्रहण कर सकते हो, संस्कृति ग्रहण नहीं कर सकते। नॉन कन्वर्टेबल सिस्टम है ये। कोई भी आके बोलेगा कि मैं आदिवासी हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये कल्चर आपको बताता है, उसका डीएनए आपको बताता है। वो साइंटिफिक रूट तक के कोई नहीं जा रहा है उसका। इस बात का दुख है। हम चाहते हैं आज के इस अवसर पर पूरे देश के मूल निवासी भाई लोग जो आदिवासियों के वंशज है, इसमें यहाँ तक कि जो उच्च वर्णीय है उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं, ये सम्मान देना कोई बुरी बात थोड़ी है। ऐसे वर्ग को सम्मान दे रहे जिसको आज ज़रूरत है। तो अगर आप बड़ा दिल रख के, मानवतावादी दृष्टिकोण रख के, साइंटिफिक दृष्टिकोण रख के और सही में आप नेशनलिस्ट हो, राष्ट्रीयता की आप में सोच है, तो आदिवासियों को रिकग्निशन मिलना चाहिए। यही मेरी सब लोगों से आज अपील है। थैंक्स। जय बिरसा।